हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में। देखिए, एक चेंज थी, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में खूब धूमधाम से ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन हुई। लोगों ने बेहद पैसा खर्च किया और बहरहाल इलेक्शन कामयाब हो गया, कामयाबी से ख़त्म हुआ। उस वक्त सबसे बड़ा इशू ये था कि जो एक पैनल में डॉक्टर साहब थे, बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बट ही वाज स्पॉन्सर्ड बाई मुस्लिम जो मोर्चा या मंच कहिए जो भी है, आरएसएस का जो ऑफशूट है, उसके नॉमिनी थे। और जो अब आप देख रहे हैं रिसेंटली जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि बीजेपी जो प्रेजेंट हुकूमत है उसका काम सिर्फ कम्युनल हेट्रेड क्रिएट करना, दूसरों में आपस में जंग कराना, उन्हें तोड़ना, बर्बाद करना, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, और उन्होंने बाद में इलेक्शन हुआ असेंबली का, उसके बाद अच्छी सीट्स मिल गए और उन्हें डिच भी किया। उस वक्त जाहिर है लालच दिया जाता है तभी आदमी आता है, तो शिंदे साहब आए, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया और इलेक्शन के बाद उन्हें उनकी जगह बता दी गई, दिखा दी गई। उधर ममता है, ममता जी के भतीजे को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और चांसेस बहुत हैं कि वहाँ भी टूट फूट बीजेपी कराने में कामयाब हो सकता है वक्ती तौर से ममता के भतीजे को बहुत बड़ी कोई पोजीशन बीजेपी दे दे, लेकिन फाइनली ही विल बी फिनिश्ड। तो उस वक्त भी इशू यही था कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, नो डाउट इट इज नॉट एस्टेब्लिश बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। लैंड इंदिरा गांधी ने दिया था, बना था कांग्रेस के टाइम में, और उसका जो उद्घाटन था वो सोनिया गांधी ने किया था। ये हुकूमत होती तो शायद ना लैंड होता ना ये बन पाता, लेकिन उस बनने में सिराज कुरैशी साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो नो डाउट प्रेसिडेंट के लिए नॉट एलिजिबल हो गए, वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। आज उन्हें वोट देने ना देने की बात नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सेंटर को खड़ा करने में। और जाहिर है जब कोई आदमी इतनी मेहनत से किसी चीज़ को खड़ा करता है, उससे मोहब्बत भी हो जाती है और उसे छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि अगर वो होते खुद सदर के लिए तो नो डाउट वो ही इलेक्ट होते, लेकिन चूंकि उन्होंने तो बीओटी के लिए खड़े हुए और इलेक्ट भी हो गए, जबकि उनके पैनल से और कोई नहीं हुआ। तो उस वक्त मेन मुद्दा था आरएसएस वर्सेस अदर्स। और अदर्स में ये नहीं कि सब कोई बुरे थे, लेकिन ये सोचा गया कि जिस तरह से आरएसएस या हुकूमत या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपको ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, तो अगर आप जीत भी गए तो आपके ऊपर दबाव इतना पड़ेगा कि बड़ा मुश्किल होगा टू स्टैंड अप। लिहाजा उस वक्त ये लोगों के जहन में आया कि इस जंग में सिर्फ और सिर्फ सलमान खुर्शीद साहब हैं, जो एक बहुत बड़े वकील के साथ साथ एक नेशनल पार्टी में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कांग्रेस के अंदर। तो उन पर हाथ डालना आसान नहीं है, और हाथ भी डाल दिया तो वो लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बिजनेसमैन या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उससे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, और उनके खिलाफ एक्शन लेना कोई बहुत गवर्नमेंट अगर चाहती है तो उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है, एक्शन भी ले सकती है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है।
एनी हो, वो जीत गए। उन्होंने बहुत कमिटीज। अब सवाल ये आता है कि उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो फुल टाइम यहाँ काम करें या मैक्सिमम टाइम यहाँ डिवोट करें, ये मुमकिन नहीं है। और ये कोई भी, अगर उसका बिजनेस है या उसकी नौकरी है या उसका कोई ऐसा प्रोफेशन है, वो हफ्ते में 10-5 घंटे दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जो उनके ऊपर चार्ज लग रहा है वो बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के वकील हैं, तो वो माफ़ कीजिए इसलिए नहीं आए। ना वो इससे कमाई करने के लिए आए हैं कि उनके पैसा कम हो इसके थ्रू वो कमाई करें, और ना ही वो उतना टाइम दे सकेंगे और ना देंगे, ना देना चाहिए, जाहिर है अपना काम है। सिराज साहब की मजबूरी कहिए या मोहब्बत समझिए कि उनसे ज़्यादा टाइम आइंदा भी कोई नहीं दे पाएगा, और दे पाएगा तो वो अगर आप ऐसी मामूली किस्म के लोगों को ले आए जिनका कोई दूसरा काम धंधा ही नहीं, उन्हें कुर्सी पर बैठा देंगे तो वो तो बैठेंगे, और वो बैठेंगे इसलिए कि वहाँ से पैसा कमाएं, उनका कोई रोजगार नहीं होगा। तो ये एक्सपेक्ट करना कि सिराज कुरैशी की तरह से कोई वहाँ बैठ पाएंगे या उतना टाइम देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। सिराज साहब ने चूँकि बनाया था, उससे एक लगाव थी, एक मोहब्बत थी। वो रोज़ाना आते थे और घंटों वहाँ बैठते थे, और दूसरे जो भी उनके साथ होते थे उनकी बात का उसमें वजन भी था। किसी की बहुत आसानी से पब्लिकली उन्हें क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते थे या उन्हें अपोज नहीं कर पाते थे, और बहुत स्मूथली चल रहा था। अब जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, वो उन्हें कहते हैं कि मैं आपको ये वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। इस तरह से अगर आपको कोई सजेशन है तो लिख के भेज दीजिए, लेकिन आप जो ग्रुप्स में अपने ऑडियोज डालते हैं इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। सर्टनली आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड कि गड़बड़ नहीं हो रहा। गड़बड़ तो यूँ हो रहा कि आपके मेंबर्स की नीयत ही साफ नहीं है। कोई कैंटीन कब्जा लेता है, कोई रेस्टोरेंट कब्जा लेता है, कोई चाहता है उन्हें कमरे फ्री मिले, कोई चाहता है उन्हें चाय भी वहाँ फ्री मिले। दैट इज़ द डिफ़िकल्टी। ऐसे लोग बहुत हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिन पर बेहद पैसा है, वो इलेक्शन में लड़े, वो हो जाते तो नो डाउट वो इससे एक पैसा नहीं कमाते, लेकिन इसके थ्रू जाहिर है अपना को प्रमोट तो करते। और बाय एंड लार्ज ये सबकी ज़रूरत है कि भाई हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जो कि हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज़ है, पूरी दुनिया को दिखाने वाली चीज़ है, लोग बाहर के भी लोग जुड़े हुए हैं, आते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। लेकिन उस आदमी की बैकग्राउंड, उसकी कैपेबिलिटीज़, वो सब देखिए। कुछ लोगों को ये कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। अरे हाईली एजुकेटेड तो समझिए सबसे ज़्यादा बुज़दिल होता है। जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए एकेडमिशियन होने चाहिए। गवर्नमेंट ने अच्छा हुआ ख़त्म कर दिया। अभी जो आया है ड्राफ्ट, यूजीसी ड्राफ्ट 2025, उसमें जो फिर उन्होंने रेस्टोर किया है पहली पोजीशन कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर सिर्फ एकेडमिशियन नहीं होंगे बल्कि बाहर से, जो पहले भी यही होता था, लेकिन 5-10 साल पहले ये लाया गया था कि सिर्फ एकेडमिशियन। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मीन्स टीचर्स भी कुछ 8-10% ऐसे हो सकते हैं जो वेरी बोल्ड, दे कैन टेक इनिशिएटिव्स, और वैसे ही सिविल सर्विस के लोग भी बहुत बुज़दिल हो सकते हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं कुछ करने की। तो अच्छे बुरे दोनों तरफ हैं। और हमारे यहाँ तो हमेशा रहा कि एकेडमिशियन भी आए, जामिया में भी, यहाँ भी, जेएनयू में भी, दिल्ली में भी, और नॉन एकेडमिक लोग भी आए हैं, और सभी में अच्छे और बुरे। अच्छे बुरे मीन्स जो कुछ लोग बहुत एफिशिएंटली बोल्ड स्टैंड ले सके और आगे बढ़ा सके, और कुछ लोग कंप्रोमाइज़ हर चीज़ पर करते रहे और इंस्टीट्यूशन आगे नहीं बढ़े। आए हो तो इस तरह से क्रिटिसाइज करना, बार बार ऑडियो डालना और इंस्ट्रक्शन देना। सलमान खुर्शीद साहब इतने छोटे आदमी नहीं है कि आप उन्हें इस तरह इंस्ट्रक्ट दें, या कोई भी
जो भी इलेक्ट होगा उसे इस तरह से इंस्ट्रक्शंस ना दे। मैं इस सिर्फ सलमान साहब के लिए नहीं कहता, एनीबडी हु विल कम, जो फ्यूचर में भी आएगा। अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है या कोई सलाह बिल्कुल सही है, चूँकि उस वीडियो में हमने देखा, ऑडियो में कुछ बातें ईमानदारी की कही है उन्होंने, और कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल दे कहने का। तो ये जो कंबल की बात हुई, ब्लैंकेट्स की बात हुई, कि 260 रुपये में जो लाया गया है वहाँ लुधियाना जा कर के, जिन्हें में जाने वाले को DA ट्रांसपोर्ट सब कुछ दिया होगा, वही चीज़ दिल्ली में 160 अवेलेबल है। उन्होंने एड्रेस भी दिया, टेलीफोन नंबर भी दिया। और नॉट ओनली दिस, जब 160 में दिल्ली में अवेलेबल है, तो अगर लुधियाना से लाएंगे तो वो 120 से ज़्यादा नहीं होगा, मे बी 100 रुपीज़। लुधियाना पूरी दुनिया का सेंटर है गर्म कपड़ों के लिए। तो एक चीज़ वो लाए सबके सामने, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और 1000 कंबल का मतलब यह है कि अगर 260 यानी 140 रुपये आपने एक कंबल पे, तो 14 लाख का मामला आता है। अब अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे या प्रमोट इसे करेंगे तो मामला तो बिगड़ेगा, और पैसा तो सबका है। तो यहाँ तक इस तरह की चीज़ें पॉइंट आउट करने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसी चीज़ें आप पब्लिक भी लाएँ, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि लोगों को अपने बात कहने का राइट है। लेकिन आप इंस्ट्रक्ट करें कि मैं सदर साहब को ये कहना चाहता हूँ, सदर साहब ये नहीं कर रहे, सदर साहब ये नहीं कर रहे। भाई सदर साहब अपने काम में बिजी, वो छोटा आदमी नहीं, ही इज़ ए ग्रेट एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। सिर्फ ये नहीं, इधर उधर से आ गए, ख़ानदानी लोग हैं। तो आप उनसे उम्मीद करें कि वो एक रिक्शा वाले को भी बराबर में सोफे पे बैठा के चाय पिलाएंगे। फॉरगेट इट। ये जो गरीब अमीर की बात होती है, सिर्फ दिखावा है, धोखा है। हमारी सोच ही कुछ और है। गरीब, जिसमें गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। आप भाई के नाम पर किसी को अपने पास नहीं बैठाते, किसी को ड्राइंग रूम में बुला के चाय नहीं पिलाते, सिर्फ उसे ही पिलाते जहाँ आपका मकसद पूरा होता है। तो थोड़ा सा हमें रवैया बदलना पड़ेगा। कमज़ोरी तो हैं और रहेंगी, ये भी मैं नहीं कह रहा कि उनके ज़माने में कोई गड़बड़ नहीं होगा, खूब होगा। चूँकि जाहिर है वो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, उनकी नीयत साफ है, उनके साथ लोग हैं, उसमें भी सब लोग एक सोच के नहीं हैं। कुछ लोग बहुत ईमानदार साफ सुथरे हो सकते हैं, कुछ लोग अंडरहैंड धंधा भी करेंगे। तो जहाँ हमारे एक दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई आसिफ जैदी, मैं उनकी तारीफ पहले भी करता था, अब भी करता हूँ। वो हिम्मत करते हैं, सिर्फ अकेला आदमी है जो हिम्मत करता है बात करने की, जो पॉइंट आउट करता है। तो उसे बुरे में ना लीजिए। सिर्फ मेरा तो उनसे जो थोड़ा डिफरेंस है ओपिनियन है, वो ये है कि ज़बान जिस तरह से वो एड्रेस करते हैं सदर साहब को, वो ना करें। अदरवाइज वो हिम्मत करते हैं सही बोलने की, सही बातों को उठाने की, टू ब्रिंग द थिंग्स बिफोर द पब्लिक मेंबर्स के सामने लाने की। लेकिन साथ साथ मैं उन्हें भी ये एडवाइस करूँगा कि वो ये उम्मीद ना करें कि कुरैशी साहब की तरह से वो उतना ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि वो इनका ये काम नहीं, फुल टाइम जॉब नहीं है उनका ये प्रेसिडेंट का। अब आप कहेंगे तो वो बने क्यों? अरे जो भी आएगा, अगर उसका अपना बिजनेस है, अपना प्रोफेशन है, अपनी नौकरी है या कुछ भी है, तो उतना टाइम नहीं दे सकते। क्यों देगा? वो तब देगा कि उसकी 5 लाख रुपए, वो तो खैर 5 लाख में भी नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मली भी आदमी वो आएगा जिसे 10 लाख रुपए महीना देंगे आप, उस स्टेचर का होगा वो, क्या आप अफोर्ड करेंगे? तो क्या आप नौकर बना करके रखेंगे सदर साहब को या मेंबर BOTs को? ऐसा नहीं है। सब क्या अपने काम है। यही काफ़ी है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन, 1 या 2 घंटा सब लोग मिले, और जिन लोगों को कोई ग्रीवेंस है वो भी जाएं, उन्हें एंटरटेन करे ये एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे बात करे, और जो सही बात, जैसे लिहाफ की बात, सॉरी ब्लैंकेट की बात पे मैं फुल्ली कन्विंस्ड कि उसमें गड़बड़ हुई है, तो ऐसी चीज़ों पे एक्शन लें। उसी तरह से खाने की क्वालिटी है, उसके रेट्स हैं, शादियाँ जो हो रही हैं, फंक्शन जो हो रहे हैं, उस बारे में
ऑडिटोरियम जो दिया जाता है किराए पर, वो सब चीज़ें, उसके में एक पारदर्शक होना चाहिए। सब लोगों को सामने कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे कहना है कि अल्लाह का एहसान है सबके ऊपर कि इसे आरएसएस के हाथों से बचाया। और वो सिर्फ सलमान खुर्शीद ही बचा सकते थे। अगर वो साहब डॉक्टर साहब हो जाते, जिनमें मैंने कभी कोई कमी नहीं निकाली एक्सेप्ट दिस कि ही इज़ इन द हैंड्स ऑफ आरएसएस, और जाहिर है उन्हें अपनी लॉयल्टी दिखानी है। तो मजबूरी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़े हैं तो आपको उसके लिए लॉयल होना है, होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में रहें और उसकी बुराई भी नहीं कर सकते आप, यू कांट अफोर्ड। तो यह आरएसएस का वहाँ ऑफिस खुल जाता। और मुझे लगता ये है कि वो जो मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा जो बना रखा है, उसका ऑफिस शायद इसी में खुलता। और ये कहा जाता है कि इट इज इंटरफेथ के लिए सबसे बड़ा काम करने वाला यही ग्रुप है। और ये तबाह हो जाता, टेक ओवर हो जाता। तो अल्लाह ने बचाया। और अभी भी रिसेंटली एक सेमिनार हुआ है जिसमें आपने इंटरफेथ के नाम पे हर तरह के लोगों को बुलाया। देखिए, जहाँ तक इंटरफेथ है, बहुत अच्छी बात है। जो वाकई रिलीजियस आदमी है वो कभी कम्युनल हो ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ उस तरह के लोगों को आपने कुछ को बुलाया, आई नो कि जो कमिटेड हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में और उसे बढ़ा करके पोलराइज करने में, और एक ख़ास कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स को कॉर्नर करने में। तो क्या आप उन्हें यहाँ पार्टिसिपेट करा करके या उनके भाषण करा करके उनकी आइडियोलॉजी बदल देंगे? ऐसा कभी नहीं होना। वही है कि जो इन बिटवीन होते हैं, जो वाकई खुले दिमाग के होते हैं, वो तो समझेंगे चीज़ों को और कहेंगे ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन जिनका जहन ही जो सोच समझ ही के वो लाइन ऑफ एक्शन लिए हुए हैं कि हमें तो राज ही करना इस पर है कि जब तक हेटेड या पोलराइजेशन नहीं करेंगे। और एक बात और याद रखिए, दे नथिंग परमानेंट। दुनिया में बड़े बड़े राजा, बादशाह, महाराजा, एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं और एक दिन वो चले गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। एक टाइम था, ये मैं थोड़ा हट के कह रहा हूँ, अभी एक पैनल डिस्कशन में भी आई बात कि मोदी जी को और अटल जी को ये कह दिया गया 75 साल के हो गए, अब आप मार्गदर्शक बनिए। और अटल जी एक लिबरल, वो नो डाउट ही वाज फ्रॉम आरएसएस, लेकिन वो समझते थे कि मुल्क को चलाना कैसे है। वो हेटेड नहीं यूज करते थे, वो सबसे मोहब्बत प्यार से रहते थे। ही न्यू, क्या वो छोटे हिंदू थे? मरने तक उनसे कोई मिलने नहीं गया, मरने के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है उन्हें। अडवाणी जी आज जो बीजेपी जिस हैसियत में है, वो सिर्फ अडवाणी जी की देन है। और जहां आज हमारे पीएम साहब बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, वो भी अडवाणी जी की देन है। 1990 और 92 में जो मुल्क के अंदर हुआ, उसी के बाद बीजेपी ऊपर गई है, जो अडवाणी जी की वजह से गई है। और 2002 में जो मैसेकर हुआ, जेनोसाइड हुआ गुजरात में, उस वक्त अगर अडवाणी जी ना हो, अटल जी ने कहा था कि राजधर्म की बात करी और वो इन्हें हटाते, लेकिन अडवाणी जी इनकी बचाव में आए। अडवाणी जी ने इन्हें सपोर्ट दिया और ये कंटिन्यू किया एज चीफ मिनिस्टर। और उसी आदमी ने आज अपने उन बुजुर्ग को, अपने उन पैटर्न को कॉर्नर में बैठा दिया। वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आते हैं, एक तरफ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ये उनकी तरफ देखते तक नहीं। और देखिए यही होगा, वो इतने कमज़ोर हो गए बेचारे कि निकल भी नहीं पा रहे। और ये भी याद रखिए, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं की, उनके कंट्रीब्यूशन को याद तक नहीं करने दिया, उनके साथ भी वही होगा। कोई रहा ना रहेगा
ये कोई भी पॉलिटिक्स हेटेड की कर ले, पोलराइजेशन की, लोगों को रोजी रोटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हेल्थ चाहिए, घर चाहिए, तो एक दिन तो जाना है। और जब जाएंगे, वही जो आज चारों तरफ हमदर्द हैं, सबसे ज़्यादा वही तंग करेंगे, सबसे ज़्यादा वही आपके सामने आएंगे। तो इसलिए हिंदू हो या मुसलमान हो, एक तो ये याद रखिए कि मुल्क सबका है, सब मिलकर के चलें। ये ज़रूर है कि हिंदू मेजॉरिटी में हमारे बड़े भाई हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि कोई हम ऐसा काम ना करें जो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो। और अगर हमारी लोकेलिटी में कोई गैर मुस्लिम यानी हिंदू रहता है, तो उसका वेलफेयर, उसका प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी हमारा पार्ट ऑफ दीन होना चाहिए, शुड बी पार्ट ऑफ आवर दीन। ये नहीं है कि कहीं जुल्म मुसलमान के साथ हुआ तो हम उसके साथ करें, नो। हमें एग्जाम्पल सेट करनी है इंसानियत की। इंसान, दीन भी यही बताते हैं कि इंसानियत आए आपके अंदर। अगर आप इंसान ही नहीं बनते तो आपका दीन सब बेकार, धोखा है। तो मुझे ये कहना है कि इस्लामिक सेंटर एक बहुत बड़ा सेंटर है, अच्छे लोगों को आगे लाइए। और जैदी साहब से भी रिक्वेस्ट है, भाई है मेरे छोटे, बेहद कॉम्पिटेंट और बहादुर मैं कहता हूँ, जो हिम्मत करता है। ये बताइए इलेक्शन के बाद कौन बोल रहा है, कहाँ चले गए सब जो दुनिया भर की बातें कर रहे थे? सिर्फ अकेले आसिफ जैदी हैं जो चीज़ों को देख रहे हैं और उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन वो थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज बदलें और थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म करें कि वहाँ वो फुल टाइम सदर हैं जो वहाँ 24 घंटा बैठेंगे। क्यों बैठेंगे भाई? वो एक बहुत बड़े वकील हैं। तो सिर्फ वहाँ मैं डिफ़र करता हूँ, अदरवाइज ही इज़ डूइंग द वर्क। आसिफ साहब काम कर रहे हैं और कमेटी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, जब ज़रूरत होगी स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग भी होगी, एनुअल भी होगी। और जो उन्होंने वायदे किए ख़ास तौर से कि जो लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है वोटिंग राइट से, वो रेस्टोर होना चाहिए। और जो ये 2000 या 4000 पर एनम है, वो सबसे क्यों लिया जाए? दे आर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर स्लीपिंग मेंबर्स, जो साल 2 साल में एक आध बार आते हैं। तो दोज हु आर एंजॉइंग द फैसिलिटी, लेट देम पे। आप दूसरे के ऊपर ये भार कैसे डालेंगे? तो उसे भी ख़त्म करना है। और बहुत से इशू जो हैं उसे वी कैन डेलिब्रेट। ग्रुप्स अब भी कुछ चल रहे हैं एंड उन ग्रुप्स में किस तरह की बातें हो रही सबके सामने। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।